पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ इंडिया से शरीके गुफ्तगू हैं जनाब तुफैल चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी पैदा तो काशीपुर में हुए, लेकिन ये आजकल दिल्ली का एक मज़ाफ़ाती इलाका है नोएडा, वहाँ रहते हैं। शायर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और लिटरेरी पर्सनैलिटी हैं। थैंक यू वेरी मच और वेलकम सर। आपके सारे नाजरीन को मेरा प्रणाम। आप सर शायर भी हैं और पाकिस्तान भी तशरीफ़ ला चुके हैं, और आप मुझे बता रहे थे कि आपने मुश्ताक यूसुफी साहब की किताबों का तर्जुमा भी किया है। इन बातों के बारे में ब्रीफली बताइएगा। सब हमने एक पर्चा निकाला था लफ्ज, तकरीबन 15 बरस गज़ल और तंज़ो मिज़ाह। तो जब निकालने की बात आई तो ये थी कि भाई क्या चीज़ हो जो अट्रैक्ट करे। मैं आबे गुम पढ़ चुका था और कहता था कि ये इस जो हम जिस अहद में सांस ले रहे हैं उस अहद की सबसे ज़्यादा खूबसूरत खत्ताती है। इसे इस सलीक़े से लिखा गया है। मुश्ताक साहब की जो किताब है, हिंदी में इसके जोड़े में राग दरबारी आती है, बहुत उम्दा किताब है वो भी। तो इसके तर्जुमे को लेकर हमने सोचा कि ये काम करें, और फिर उसके बाद साहब वो फिर चिपट गया जिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चारों किताबें लाए। और मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि हिंदी वाले लोगों को एहसास कराने के लिए कि भाई पुल के उस पार ये दुनिया है, और बहुत सजी सजाई, बड़ी जगमगाती हुई, बड़ी खूबसूरत, बड़ी खुश अखलाक मीठी दुनिया है इनकी। मुश्ताक अहमद यूसुफी का तो खैर कहना ही क्या। तो ये बड़ी ख़राब बात थी, और ये उसका सबब भी है। मैं जब पाकिस्तान आया दूसरी बार और मुश्ताक साहब की एहलिया नहीं रही, मुझे पता लगा, तो मेरे जहन में ये बात थी कि कहीं मुश्ताक साहब भी रुखसत हो गए तो मुझ पे मेरी जान पे कर्ज रह जाएगा। मैं कम से कम तर्जुमा की हुई किताब तो पहुंचा दूं। तो मैं कराची आया और उनसे मिलने गया, तो आकर बैठे और बड़े मीठी मुस्कुराहट। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक उनका वाक़या अर्ज़ करता चलूँ। मैं यहाँ से 2 पेंटिंग ले गया था। जी। सोने के वरक़ के काम की पेंटिंग होती हैं, बहुत खूबसूरत, एक राजा रानी की जोड़ा, और ख़ासी महंगी पेंटिंग होती है। मगर मैं इस सोच में था कि पता नहीं पाकिस्तान में ये तस्वीर पसंद करेंगे कि नहीं। मुश्किल से 5 फुट 1 इंच की हाइट के आके तो मैंने कदम लिए और पेश की पेंटिंग्स, और कहा कि मैं डरा हुआ था कि आप पता नहीं पसंद नहीं करेंगे कि नहीं। उनके ड्राइंग रूम में कम से कम 25 बुत के रखे थे, बड़े बड़े, छोटे बड़े साइज के, मूर्तियां और पड़ी थी वहां। हाँ, एक आध नहीं, 25। हाँ। और बड़े बड़े साइज के उल्लू घुस भरे हुए, जाने कहाँ से लाके इकट्ठे किए थे। तो मैंने कहा, ये आपके इस माहौल को देख कर लगा कि साहब मैं गलत नहीं किया मैंने। तो बोले, कई बरस की बात है, एक मौलाना हमारे यहाँ आए थे, हमारे घर को देख के बोले कि आपके यहाँ तो नमाज भी जायज नहीं है। तो हमने कहा कि कोई डॉक्टर ने बताया कि नमाज पढ़ो। और साहब उसके बाद तकरीबन कोई 45 मिनट वो गॉड डिस्पोज्ड नाम की एक पुरानी किताब है उस पर बोले हैं। तो बस आलम ये था कि नियाग्रा इल्म का टूटा पड़ रहा है, मैं बस हक्का बक्का मुंह उठाए देख रहा हूँ। ऐसा ज़हीन, ऐसा काबिल, ऐसा आलिम, ऐसा जय्यद आलिम बड़ी मुश्किलों से आता है, बड़ी मुश्किलों से आता है। बहुत काबिल आदमी थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुफैल साहब, इसमें से कोई एक पन्ना पढ़ के सुनाइए। हिंदी तो पढ़ नहीं सकते थे, मैंने सुनाया। तो बोले, आपने हमारी हिंदी कैसे कर ली? लोग तो कहते हैं कि हमारी उर्दू मुमकिन नहीं है। इतनी मुफर्रस और इतनी मुअर्रब, ऐसी फारसी और अरबी गजीदा जबान वो बरतते थे, मगर वो जिस तरह का काम था उसके लिए उस जबान की जरूरत थी। आप ताजमहल बनाना चाहते हैं तो 1-1 इंच के पत्थरों से नहीं बनता, वो उसके लिए बड़े बड़े चाहिए, वो काम नहीं हो सकता। तो वो ऐसे आदमी थे। अच्छा तुफैल जी, ये तखल्लुस आपने तुफैल जो रखा, ये कब रखा था? मैं साहब 10-11वीं में पढ़ता था, 10वीं या 11वीं में। मेरे किसी दोस्त का, मुझे नाम तक ध्यान नहीं, किस दोस्त ने दिया था, किसी दोस्त ने दिया था, और उसकी यादगार है ये, शायद अहमद यार खां की है। बिरला पब्लिक स्कूल में था तो वहां किसी ने तखल्लुस दिया था हॉस्टल में, और क्यों दिया था मुझे ये भी याद नहीं। मगर अब वो बाद में लोगों ने कहा भी कि तुफैल होशियारपुरी साहब हैं, फलाने हैं, ढमाके हैं,
मैंने कहा साहब जैसी भी जब कदावर दरख्त होते हैं तो साहब घास भी तो उगती है उसके कहीं, तो घास उगेगी ऐसा समझ लीजिए। अच्छा सर, आपके पीछे जो ये इमेजेस लगे हुए हैं, फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, ये थोड़ा सा मुझे बताइएगा। मैं एक सिरे से बात करता हूँ। ये जो सामने हैं ये जी गुरु गोविंद सिंह जी हैं, सिखों के 10वें गुरु, आखिरी गुरु जिन्होंने सिखी बनाई थी। जी जी। और मुगलों से इनका बड़ा मुचैटा रहा है, लड़ाइयाँ रही हैं। उन्होंने फौज तैयार की थी। इन्हीं के 2 बच्चे, जी एक 9 साल का, एक 6 साल का, उन दोनों को जिंदा दीवार में चुन दिया गया था सरहिंद में। और इस पर ऐतराज भी किया लोगों ने। एक साहब ने कहा भी, मालेरकोटला के नवाब ने कहा कि इन बच्चों का क्या दोष है, इनको क्यों कत्ल किया जा रहा है। तो उनसे कहा गया था कि इस्लाम कबूल कर लीजिए वरना जिंदा दीवार में चुन दिए जाएंगे। तो जो छोटे साहबजादे थे, क्या उम्दा सवाल उन्होंने पूछा कि अगर मुसलमान हो जाएंगे तो क्या मरेंगे नहीं फिर कभी। तो तिल मिलाकर उनको जिंदा दीवार में चुन दिया गया था। इन्होंने मुगलों से टक्कर ली थी। इनके वालिद का भी कत्ल हुआ था। उनको चांदनी चौक में और उनके साथियों को, भाई मतीदास को जिंदा पकौड़ों की तरह खौलते तेल में तला गया था। सतीदास जी की 1-1 इंच पूरियां छोटी छोटी करके टुकड़े काटे गए थे। भाई दयाला को इसी तरह से मारा गया था। और इनके वालिद का कत्ल किया गया, नवीं पातशाही का। इसके बाद ये जो बीच में हैं ये ऋषि दयानंद हैं। ऋषि दयानंद ने दीन के सिलसिले में, दीन से मतलब मैं मजहब की बात कर रहा हूँ, धर्म की बात कर रहा हूँ, सबकी, उनके सिलसिले में बड़ा काम किया। हिंदुओं को की भी बहुत बहुत तनकीद की है, बड़ी गहरी तनकीद की है। इनकी किताब है सत्यार्थ प्रकाश, उसके 14 पार्ट्स हैं। 14वां हिस्सा इस्लाम के क्रिटिसिज्म पर है, 13वां हिस्सा क्रिश्चियनिटी की क्रिटिसिज्म पर है, और 1 से 12 तक हिंदुओं के क्रिटिसिज्म पर है। बहुत कस के इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, बड़े जय्यद आलिम। मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मैं इनके रास्ते पर चल रहा हूँ। और ये दाईं तरफ अष्टभुजा जगदम्बा हैं, भगवती दुर्गा हैं, हमारी कुल देवी हैं, हमारे ख़ानदान की देवी हैं। एक पुरानी जिम्मेदारी है हमारी, तो हमारे ये इस तरह से थी। आपने तुफैल जी जो गुरु गोबिंद सिंह की बात बताई, जी तो ये क्या किसी ऑथेंटिक और क्रेडिबल किताब में है ये सारी तफसील? उसका रेफरेंस देना चाहेंगे? एक तो गुरु वो थे ना जिनको औरंगजेब ने मरवा दिया था, वो इनके वालिद थे, सर कलम करवाया था चांदनी चौक में। इनके वालिद थे वो, हाँ हाँ गुरु तेग बहादुर जी। जी जी। और उनके वालिद, उनका लाहौर में कत्ल हुआ था। उनका कत्ल शाहजहां ने नहीं, जहांगीर ने करवाया था। और इसकी तफसील सिख हिस्ट्री की जिस भी किताब को पढ़ेंगे, सैकड़ों किताबें, सब में है हिस्टोरिकल। ये तो इवेंट्स एक्चुअली है क्या, पाकिस्तान में हिस्ट्री के सिलसिले में बहुत छेड़छाड़ की गई है। चीज़ों को इस हिसाब से रखा जाता है जो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। जैसे मैं आपसे अर्ज करता हूँ, पाकिस्तान की तारीख मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होती है। उससे पहले पाकिस्तान जिसे कहते हैं वो खित्ता क्या था, तो वो कहते हैं कि जो पहला हमलावर आया और उससे फिर इस्लाम आया और वहाँ से हमारी तारीख है। तो प्री इस्लामिक हिस्ट्री पर पाकिस्तान बात नहीं करता, मगर हिस्ट्री तो है, सिंध की भी है, अफगानिस्तान की भी है, पंजाब की भी है, बलूचिस्तान की भी। आप उसको कैसे मस्त कर सकते हैं? तो ये एक मुश्किल है। और इसके खिलाफ पाकिस्तान में भी बड़ी पैमाने पर आवाज़ें उठती हैं कि ये सब क्या है। जी तुफैल जी, आपको पता है कि हमारे एक बहुत ही एक एमिनेंट प्रोफेसर थे, हिस्ट्री के टीचर थे वो, प्रोफेसर के अजीज जी उन्होंने बड़ी एक जबरदस्त किताब लिखी है, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री इन पाकिस्तान। जी 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 जी। और वो बड़े हैरान थे कि मैं ये समझ रहा था कि जो ही मैंने अखबार में, पहले उन्होंने वो सीरियलाइज किया, अखबार में लिखते थे कि मैं जो ही ये शुरू करूंगा तो एक तहलका मच जाएगा और लोग जो हैं फिक्रमंद हो जाएंगे कि इतनी गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती है हमारे बच्चों को। लेकिन वो बड़े फिर मायूस हुए कि किसी के कान पे जूं नहीं रहेंगी। लेकिन बहरहाल उसका तर्जुमा, उसका जो है काफी जिक्र होता है, और कोई भी पढ़ा लिखा शख्स ऐसा मुश्किल ही से होगा जिसको उस किताब का पता ना हो। जी जी जी, आप सही फरमा रहे हैं।
तो ये तो जो है ना, मेरे ख्याल में अगर दोनों मुल्कों के हिस्टोरियंस मिल बैठें तो कुछ ना कुछ बेहतरी आ सकती है। अच्छा सर, पाकिस्तान में आपको पता है कि एक बहुत ही एक पॉपुलर आर्गुमेंट है कि इंडिया में माइनॉरिटीज के खिलाफ बहुत जुल्म सितम होता है। एक साहब ने तो यहां तक लिखा एक साहब ने यहां तक लिखा, और ये बीजेपी के गवर्नमेंट में आने से पहले की बात है, कम से कम नरेंद्र मोदी साहब के इक़्तिदार में आने से पहले की बात है, कि इंडिया जो है वो एक जहन्नुम है माइनॉरिटीज के लिए। इंडिया इज हेल फॉर माइनॉरिटीज। तो इस आर्गुमेंट को कैसे देखते हैं आप? भाई साहब, जो आंकड़े हैं वो झूठ नहीं बोलते। 1947 में जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई, बड़ी खुरेजी हुई, पाकिस्तान में 11%, और ये ध्यान रहे कि 11% कम बताए जाते हैं इसलिए कि जो सेंसस हुआ था 1941 का, जिसके बिना पर ये सारे आंकड़े आए हैं, डिटेल्स आई हैं, उसमें प्रिंसली स्टेट्स नहीं शरीक थे जी। बहावलपुर में नहीं हुआ था, सिंध की जो रियासतें थी उनमें नहीं हुआ था, फिर भी 11% कहा जाता है। अगर एक्चुअल फिगर लेंगे तो सिंध में तो चूंकि बड़े पैमाने पे हिंदू थे, 18-17-18% हिंदू। आज पाकिस्तान में 1% हिंदू है, कहाँ चले गए? अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि 1.5% हैं या 2% हैं, और 2% ही तकरीबन बाकी माइनॉरिटीज हैं, क्रिश्चियंस हैं जैसे। जी। तो 1.5% पे शायद ज्यादा लोगों का इत्तेफाक हो कि 1.5%। तो भी 17-18%, 1.5% कम हुए कि नहीं? हम्म। पाकिस्तान जब बना तो हिंदुस्तान में मुसलमान कितने थे और अब कितने हैं? उस वक्त शायद पॉपुलेशन बढ़ी कि नहीं? हिंदुस्तान के 50 जिले ऐसे हैं जहां मुसलमान माइनॉरिटी मेजोरिटी में आ चुके हैं। कैसे हो रहा है अगर इनके साथ नाइंसाफी हो रही है? हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पिछले मनमोहन सिंह साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हिंदुस्तान की जो चीजें हैं उन पर पहला हक मुसलमानों का है। ये स्टेटमेंट ये बताता है कि मुसलमानों की जान मुश्किल में है। हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनमें मुसलमान शरीक हैं। यहाँ ये बातें कही क्यों जाती हैं, उसका कारण है कि इस सिलसिले में मैं एक बात आपसे कहूंगा। ये जो मुल्ला पार्टी है वो इसमें महारत है उसको, विक्टिम कार्ड खेलने में, अपने आप को मजलूम बताने में कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। वो जुल्म करेंगे, सारी दुनिया में करते आ रहे हैं, और उसके बाद वो जाहिर ये करेंगे कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। वो चूंकि पाकिस्तान में ये सब कुछ खुद कर रहे हैं। बांग्लादेश में जब पाकिस्तान बना था, 47 की बात कर रहा हूं, 32-33% हिंदू थे, आज 7% हैं। तकरीबन 4 करोड़ लोग मार दिए गए या कन्वर्ट कर लिए गए या भगा दिए गए। बांग्लादेश के लोग हिंदुस्तान में ढेरों आ गए, और फिर ये कहा जाए, कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है ये बात कर, किसी के गले से कैसे उतरती है? मगर उन्हें तारीख मस्क करके बताई जाती है। कश्मीर का इशू भी इसी तरह से है कि उसे इतना झूठ बोला जाता है, सच्चाई नहीं बताई जाती, लोग समझ ही नहीं पाते। अगर आप इजाजत दें तो इस सवाल को मैं अभी आपके पूछे बगैर ले लूं या बाद में आप जी जी जी, प्लीज बताइए। मैं कराची में था, और वो कोई गेस्ट हाउस था सरकारी, उसमें ठहराए गए थे। तो उसमें नीचे के फ्लोर पे कुछ बच्चे थे, ऐसे होंगे 17-18-20-22 साल के। तो हम, डायबिटीज है हमें, हम वॉक करते थे, तो हमें एक दिन घेर लिया उन्होंने कि साहब आपसे बात करनी है। बैठे तो उन्होंने हमसे पूछा कि साहब कश्मीर आप हमें कब देंगे? तो मैंने उनसे पूछा कि आपका कश्मीर पर दावा कैसे बनता है? मैं ये सवाल करूं कि आप मुझे बहावलपुर कब देंगे, इसका क्या मतलब है? क्योंकि कश्मीर क्या है? हिंदुस्तान में जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसमें कुछ पाकिस्तान में गई, कुछ हिंदुस्तान में गई, 47 को 15 अगस्त को उन्हें आजाद कर दिया गया कि आप तय करें पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, या आप आजाद रहेंगे। क्योंकि जो मुआहदे थे अंग्रेजों के साथ, उससे उन्होंने बरी कर दिया। ये जरूर था कि कोई भी ऐसी स्टेट जो सेंटर में होगी और बॉर्डर नहीं मिलता होगा दूसरे के साथ, तो नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि भोपाल रियासत हिंदुस्तान से निकल के पाकिस्तान में आना चाहे, या रामपुर आना चाहे, या कोई और आना चाहे, बॉर्डर मिलना चाहिए।
कश्मीर के महाराजा ने जिन टर्म्स पर बीकानेर ने, उदयपुर ने, जयपुर ने, वगैरह वगैरह रियासतों ने अपने आप को मिलाया है, उसी तरह से मिलाया है। और कश्मीर उनके बुजुर्गों की खरीदी हुई रियासत थी अंग्रेजों से। पाकिस्तान का हक कैसे बनता है, किस तरह से? मगर मुश्किल ये है कि पाकिस्तान एक मसनूई एक कंट्री है। आप अगर दीन नहीं डालेंगे उसमें तो अपने आप को रोक नहीं सकते, क्योंकि बकिया लोगों के साथ आप नाइंसाफी वहां हो रही है। मुजीबुर रहमान अगर प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाते, भुट्टो ये जिद नहीं करते, तो बांग्लादेश क्यों बनता? उसकी बुनियाद तो आपने डाली भाई, जब उसके एमपी ज्यादा हैं तो उसे बनना चाहिए, आप क्यों नहीं बनने देंगे? सिंध के साथ आप नाइंसाफी करेंगे, आप बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफी करेंगे, पंजाब का भी एक खास इलाका, वहीं के लोग सब कुछ संभालेंगे, तो ये कैसे चल सकता है? हिंदुस्तान के तय अर्ज करूं कि यूपी सबसे बड़ा सूबा है, 80 एमपी आते हैं, तो इसलिए केरल को, कर्नाटक को, गुजरात को दबोच के मार देगा क्या? अगर आप नाइंसाफी करेंगे तो कराह तो निकलेगी, चीख तो निकलेगी, एतराज तो लोग करेंगे, तो ये उसका नतीजा है। वहां ये सारी चीजें इतनी, तो फिर इससे निपटने के लिए, और एक हमेशा की कहावत है कि जंगें कंट्री को, नेशन को एक कर देती हैं, इसलिए जंग पुकारी जाती है। नहीं तो वजह क्या 65 में काहे को लड़ गए? कश्मीर पे क्यों हमला कर दिया? 71 में क्यों हमला कर दिया? कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं, क्योंकि शकील चौधरी साहब मेरा बुरा चाहेंगे इसका कोई कारण नहीं, मैं ऐसे ही शकील साहब का बुरा चाहूंगा, या कराची पे बम गिराना चाहूंगा, या लाहौर पे, इसका कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है। आखिर आज से 10 पीढ़ी पहले, 7 पीढ़ी पहले, 11 पीढ़ी पहले आपके दादा, मेरे दादा सगे भाई हो सकते हैं, हमारा खून एक है, हमारी रेस एक है, तो हम एक दूसरे के खिलाफ क्यों हों? मगर वो जो बुनियादी तनाज़े हैं जिनकी वजह से ये सब गड़बड़ होती है, उन पर बात करनी चाहिए। केवल जैतून की टहनियाँ हिलाने से, या सफ़ेद झंडी हिलाने से, या सफ़ेद फाख्ताएँ उड़ाने से तो नहीं होने वाला। फाख्ता और कबूतर उड़ाने से तब्दीली नहीं आएगी। बेसिक बात समझिए, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो चैन से जियो, प्यार से जियो। तो अब ये सवाल अननेसेसरी कि कश्मीर हमें कैसे, आपका है कैसे कश्मीर? और कश्मीर कोई घाटी नहीं है, कश्मीर की घाटी तो कुल 11% हिस्सा है। जम्मू भी आपका कैसे, लद्दाख भी आपका कैसे? और कब्जा करके बैठ गए हैं, और कब्जा संभाल नहीं पा रहे, चाइना को बेच खाया। ये जो चीजें हैं, पाकिस्तान में इस तरह से तारीख नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए उन्हें ये लगता है कि कश्मीर पाकिस्तान में मिल चुका था, हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया है। तो इन नौजवानों का क्या रिएक्शन था जब आपने ये बातें की? एक से तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, बाकी उठ के चले गए। शरीफ लोग थे, मेहमान नवाजी का ख्याल किया होगा, उन्होंने बदतमीजी नहीं की मुझसे, मगर अपनी नाराजगी से जाहिर कर दी कि उठ के चले गए। अच्छा तुफैल जी, आपने कहा कि पाकिस्तान एक मसनूई या आर्टिफिशियल कंट्री है, तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि कितने मुल्क हैं दुनिया के जो आर्टिफिशियल हैं और कितने हैं जो नेचुरल हैं? ये तो बड़ा तफसील, बहुत लॉन्ग टॉल ऑर्डर कर दिया आपने। बहरहाल ये अर्ज करता हूँ, देखिए, 3 तरफ से समंदर और पहाड़ों से घिरा ये हिंदुस्तान है। अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये हिंदुस्तान, ये सारा नेचुरल कंट्री है, नेचर ने बनाया है। इसके बीच में स्टेट्स बहुत सी रही हैं, हमेशा रही हैं। हिंदुस्तान जिसे कहते हैं, इसमें भी प्रिंसली स्टेट्स बहुत सी रही हैं, मगर सबके बीच में ख्याल रहा है कि हमारा कंट्री है, और वेदों में इसका जिक्र है, पुराणों में इसका जिक्र है, हमारी ग्रंथों में हजारों साल पहले पुरानी किताबें, बल्कि तारीख जहां दम तोड़ देती है, हम उससे भी पहले से आते हैं। तो उसमें से कुछ हिस्सा तोड़ लिया गया, और तोड़ने का सबब अब ये शायद आपको दिक्कत करे, आप देख लीजिएगा जैसे आपको करना, मगर मैं बात कर रहा हूँ जी। लोग मोहम्मद अली जिन्ना को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, ये बात ही सिरे से गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना पूरे सेक्युलर आदमी थे, खिलाफत मूवमेंट का उन्होंने बहुत मुखालफत की थी, गांधी से कहा था कि बहुत गलत काम कर रहे हो, मुल्ला पार्टी लेजिटिमेसी पा जाएगी, इसके नतीजे बहुत खराब होंगे दुनिया के लिए। गांधी नहीं माना तो वो हिंदुस्तान छोड़कर लंदन चले गए, वहां अपनी सियासत छोड़ दी थी उन्होंने। उनको माजिद अली, शौकत अली और इकबाल और ये सब लोग आए, गांधी से, नेहरू से चिढ़े बैठे थे, तो उसके बाद उन्होंने ये सब सियासत में मत दीन का रंग घोला। यानी जब तक वो दीन के घोड़े पे सवार नहीं थे, उनकी कोई नहीं सुनता था। दीन के साथ आए,
तब और इस्लामी फंडामेंटलिज्म के साथ खड़े हुए, तो उसके बाद उनकी बात सुनी गई। यानी वो जो कर रहे थे पहले, जो उनका नेचर था, आखिर पोर्क खाते थे, शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, मस्जिद में गए तो उनसे कहा गया कि सिगरेट नहीं पीनी है, तो ताक में सिगरेट बुझा दी उन्होंने। वो उस किस्म के आदमी थे, दीन का कुछ नहीं जानते थे, उनकी बिल्कुल नहीं चली। और बाद में जब दीन के घोड़े पे सवार हुए तो सब गई। तो ये सारा का सारा काम उसका है जो कुफ्र और ईमान का झगड़ा है, जो दारुल हरब और दारुल इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है उसका कारण है। आप इसे एडिट कर लीजिएगा जी जैसा। तोफैल जी, ये बताइएगा कि बहुत सारे लोगों का ये आर्गुमेंट है, जिन्ना साहब ने भी ये आपने आखिरी जो उनका फेज था, आखिरी 6-7 साल जो थे, उसमें उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया कि इंडिया कभी भी एक यूनाइटेड मुल्क नहीं रहा। अब भी बहुत से लोग पाकिस्तान में ये आर्गुमेंट देते हैं। तो फिर ये भी कहा जाता है कि अशोका के ज़माने में और उसमें 2-3 बादशाह ऐसे थे जिसमें इंडिया जो था मैक्सिमम टेरिटरी को कंट्रोल करता था। फिर औरंगज़ेब के ज़माने में भी काफ़ी लंबी चौड़ी वो जो थी एक एम्पायर थी। आप कैसे देखते हैं इस आर्ग्यूमेंट को? देखिए, एक बात समझने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा है, अफ़गानिस्तान से लेके और कन्याकुमारी तक, इतना बड़ा है कि उसमें कोई सिंगल राजा रूल करेगा। और राजपूतों का, क्षत्रियों का, राजाओं का स्वभाव है कि दूसरे के इलाके को, टेरिटरी को खींचेंगे। तो उस ज़माने में एक व्यवस्था चलती थी कि चक्रवर्ती सम्राट, एक राजा सबको, वो अपना घोड़ा छोड़ेगा, उसके साथ फौजें जाएंगी जिधर वो घोड़ा जाएगा, उसके जिस इलाके से गुजराएगा वो उसका जीता हुआ माना जाएगा। और फिर कोई बहुत उसमें बवाल नहीं करते थे, बहुत छोटा नॉमिनल टैक्स लेते थे। और जब लड़ाई में ज़रूरत होगी तो आपकी फौजें हमारे साथ, हमारे झंडे के तले लड़ेंगी। ये एक सिस्टम था। बहुत सारी सैकड़ों स्टेट्स थी। सैकड़ों स्टेट्स का मतलब ये नहीं है कि इनके अंदर फीलिंग एक नहीं थी। लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, खान पान डिफरेंट हैं, पहनना ओढ़ना डिफरेंट है। उसके बावजूद इन सब के अंदर एक हम भावना, एक हम की फीलिंग कि हम सब एक हैं, ये हमेशा से रही है। पॉलिटिकल आइडेंटिटीज डिफरेंट होने से, जैसे यूपी है, बिहार है, बंगाल है, ये आइडेंटिटी डिफरेंट होने से हिंदुस्तान अलग नहीं हो जाता। पॉलिटिकल आइडेंटिटीज थी ये, इसकी वजह से। मगर चूंकि ये मानने में आसानी लगती है, मैं कई बार पाकिस्तान के दोस्तों से बात करता हूं तो वो बड़े आसान कहते हैं, शूदर जो हैं, शूद्र नहीं बोल पाते, शूदर जो हैं उन लोगों का क्या होगा, और फलाने का क्या होगा, और कम्युनिस्टों ने ये कर रखा है, और मार्क्सवादियों ने। क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुस्तान टूटने के कगार पर है, या नहीं टूटने के कगार पर, तो कम से कम दिल को जरा तस्कीन तो पहुंचे। तो वो इस किस्म की बातें करते हैं। मगर सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में इस किस्म की लीडरशिप 61-62 में बड़े थी। तेलंगाना और ये तमिलनाडु में इस तरह के मूवमेंट चल रहे थे। पाकिस्तान के वो चाइना से जंग हो गई, मिनटों में सारी चीजें खत्म हो गई। जंग मुल्कों को एक करती है, तो वो एक चीज है, और आम आदमी के गले से नहीं उतरती। ये क्या अच्छा जफर गोरखपुरी का शेर है, कितनी आसानी से मशहूर किया है खुद को मैंने अपने से बड़े शख्स को गाली देकर। तो कीचड़ उछालकर रोशनी में आ जाना बहुत आसान है, मोहब्बत की बातें करके लोगों को इकट्ठा करना ये मुश्किल काम होता है। तो वो इसके लिए ये सारी बातें कही जाती हैं। कब से ये बातें कही जा रही हैं, हिंदुस्तान टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। अगर कांग्रेस के लोग, गांधी और नेहरू साथ नहीं देते तो हिंदुस्तान टूट सकता था क्या 47 में? तब भी नहीं टूटता। कांग्रेस के लोग थे, जिना तो कर ही रहे थे, मुस्लिम लीग तो कर ही रही थी, मगर हिंदुस्तान की अपनी जो पॉलिटिकल मेन पार्टी थी वो भी इस भाव में थी, वरना ये मुमकिन नहीं। जी, मुझे खुद एक मुस्लिम लीगी लीडर ने बताया था कि नेहरू ने उनको बुलाया। वो उस वक्त एक यंग लीडर थे और नेहरू उनके फैमिली फ्रेंड थे। तो नेहरू ने यही बात की कि शौकत, क्या तुम समझते हो कि पार्टीशन जो है इसको हम अगर डिले कर दें तो अच्छा होगा, और अगर हम भाइयों की तरह नहीं रह सकते, अच्छी तरह नहीं रह सकते, तो हम फिर दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह अलहदा हो जाएं। तो उस पे वो कहते हैं कि मैं जिन्ना साहब के पास गया
तो जिन्ना साहब मुस्कुरा पड़े कि मुझे समझ है कि तुम्हारे पीछे किसका जहन बोल रहा है, तो तुम जो है कल ये मसला रखना, कल मुस्लिम लीग का इजलास है तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो वो कहते हैं जी मैंने तकरीर शुरू की तो मौलाना हसरत मोहानी खड़े हो गए बड़ा गुस्से से, कहने लगे ये लौंडा क्या बकवास कर रहा है। तो उस पे जिन्ना साहब ने कहा कि शट अप मौलाना, और वो बैठ गए और मुस्लिम लीग ने वो रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया। वो गालबन कैबिनेट मिशन प्लान की बात कर रहे थे। तो वो कहते हैं जी मैं बड़ा खुश खुश पंडित जी के पास गया और मैंने कहा पंडित जी मुबारक हो, मुस्लिम लीग मान गई। तो पंडित जी बड़े डिप्रेस से थे, कहते हैं शौकत इट इज टू लेट नाउ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई क्या हुआ, कहते हैं पटेल नहीं मानता। तो मैंने कहा जी पटेल का क्या आर्ग्यूमेंट है। तो उसने कहा जी पटेल ये कहते हैं कि जिस्म के अगर एक हिस्से को गैंग्रीन हो जाए तो उसे काट फेंकना ही बेहतर है बजाय इसके कि पूरा जिस्म उससे मुतासिर हो। तो मैं जो वाकया है वो अर्ज करता हूँ, तारीख में दर्ज है ये। अंग्रेज ये पाप, ये गुनाह अपने माथे नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी से इसका प्रस्ताव पारित करा के दो कि ये रेजोल्यूशन फाइनल करा के दो कि पाकिस्तान बनाना है, हिंदुस्तान की तकसीम करनी है। मुस्लिम लीग ने तो कर ही दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन गिर गया। गांधी ने इंटरवीन किया, वहां स्पीच दिए, लोगों को खामोश कराया। पटेल साहब दुखी थे लियाकत अली से जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और कोई फाइल थ्रू करके नहीं देते थे, जो पहुंचे वो बैठ जाएं, उस पर कोई काम नहीं करें। मिनिस्ट्री रो दी थी, वो तो पॉलिटिकल मामला था, मगर इसके पीछे जो जहन था वो गांधी और नेहरू का था। पटेल को खामखा जलील करने के लिए बेईमानी के साथ की जा रही है। इसकी स्पीच तो गांधी की है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, जब रेजोल्यूशन गिर गया तो दोबारा पारित कराने के लिए। बहरहाल बहुत से लोग ये कहते हैं कि इट वाज पटेल हु प्रिवेल्ड ऑन गांधी एंड नेहरू, और मौलाना आजाद जो थे आखिर वक्त तक जो थे वो ये समझते रहे कि इससे जो है ना ये कम्युनल मसला भी हल नहीं होगा और मुसलमान जो हैं वो मजीद वीक हो जाएंगे, वो डिवाइड हो जाएंगे। तो एनी हाउ सर, आगे अगर हम चलें तो बहुत से लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, लेकिन ये उस वक्त तक अच्छे नहीं हो सकते जब तक कि कश्मीर का मसला रिजॉल्व ना हो जाए। हमारे एम्बेसडर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर इंडिया में रहे, आप शायद मिले भी हों उनसे, अब्दुल बासित जी जी, मेरी मुलाकात हुई जी। वो रेगुलरली जो है अपना वो करते हैं पॉडकास्ट, उसको अपना वेबसाइट पे कमेंट्स करते हैं। तो वो यही कहते हैं कि भाई इसका हल यही है कि कश्मीर का मसला रिजॉल्व। आपकी जो मुलाकात उनसे हुई कैसी रही, कहाँ मिले थे आप उनसे? मेरी मुलाकात जसवंत सिंह साहब की जो किताब थी, जी जी और जिसका उर्दू और हिंदी तर्जुमा मैंने किया है, मोहम्मद अली जिन्ना, जी। उसका रिलीज फंक्शन था। वहाँ मुलाकात थोड़ी सी देर को हुई, और एक आध बार और मिले हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए, कोई ख़ास बात नहीं हो सकी। देखिए, मैं पाकिस्तान के जहन, पाकिस्तानियत का जो जहन है उसको समझता हूँ। एक बहुत मशहूर किताब है वेंकट धूलीपाला की, द मेकिंग ऑफ ए न्यू मदीना। जी जैसे मक्का उसका से उसका बहुत चर्चा है आजकल। जी वैसे तो 6-7 साल हो गए हैं उसको आए हुए। जी जी, जी। और चूंकि मजे की बात है सर, अब्दुल बासित साहब ने उसकी तारीफ की पिछले दिनों। जी जी, पाकिस्तान जैसे मक्का से मोहम्मद को मदीना जाना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी, और मदीना में स्टेट हाथ लग गई तो वहां से फिर मक्का पर फतह की गई। ये तारीख है, इसे एतराज कर नहीं सकते। तो ऐसे ही ये पाकिस्तान मदीना बनाकर वहां से मक्का यानी हिंदुस्तान बकिया इसको फतह करना है, इस जहनियत के। ये दारुल हरब और दारुल इस्लाम का झगड़ा है। एक जो फसाद फील अर्ज आपके यहाँ मौलाना, क्या नाम है इनका, डॉक्टर मौदूदी, असरार, असरार, डॉक्टर असरार अहमद। हाँ जी जी, मैंने इन लोगों को खूब सुनता हूँ। फसाद फिलर्स, अब इस आइडियोलॉजी को आप क्या करेंगे कि मौलाना कह रहे हैं फसाद फिलर्स क्या है, कि और जो लोग इस पर जी रहे हैं, जो कुरान को नहीं मानते, मोहम्मद को रसूल नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, आखिरी पैगंबर नहीं मानते, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज जिसको नहीं मानते, वो सब काफिर हैं। और इन काफिरों को ख़त्म करना, इनको दीन के रास्ते पर लाना, उसको दीन की रोशनी में लाना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, और वो ऐसा न कर सके तो इनके खिलाफ जिहाद करना उसका फ़र्ज़ है। इस आइडियोलॉजी के चलते पाकिस्तान बना है, तो इसको आप कैसे अलग कर सकते हैं? लेकिन तुफैल जी इसकी और इंटरप्रिटेशंस भी तो है ना।
हमारे यहाँ एक डॉक्टर थे, डॉक्टर फजलुर रहमान, जी वो इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे 60s में। जी ये अलग बात कि उनके खिलाफ हंगामा हुआ और उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, और वो फिर शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे अपने अपनी डेथ तक। 1988 में उनकी डेथ हुई। अभी जैसे हमारे एक और इस्लामिक स्कॉलर हैं जावेद गामदी, वो बहुत सारी इन चीज़ों से अग्री नहीं करते, और वो ये कहते हैं जो इस तरह की वर्सेस हैं कुरान में, उनका एक ख़ास वो है, कॉन्टेक्स्ट है, और वो तमाम सिचुएशंस के लिए नहीं है वो। इस दावे से इनकार कर रहे हैं कि ये ताक़यामत आखिरी लम्हे तक दुनिया के किताब लाई गई है, वो आखिरी लम्हे हाँ, तक। वो उनका ये है ना जी कि हर एक आयत का एक कॉन्टेक्स्ट है, जिसको वो उर्दू में कहते हैं शान नुज़ूल है, जी मैं किन हालात में वो नाजिल हुई और किन हालात में वो एप्लीकेबल थी। नहीं तो फिर क्या उन आयतों को रद्द किया, मनसूख किया जा रहा है या वाइंड अप किया जा रहा है? ये मान रहे हैं कि कुरान की हर बात हमेशा के लिए नहीं है। आखिरी जो खुतबा है मोहम्मद का वो ये है कि आज तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल हुआ। ये खुतबा आड़े आता है किसी भी इस्लामी रिफॉर्म के। कोई रिफॉर्म कैसे करे कि आखिरी खुतबे के खिलाफ कैसे जा रहे हैं आप? ये है मुश्किल। ये तो शकील साहब बहुत अच्छा पीरियड आया है कि सोशल मीडिया आ गया है, और आज से 40 साल पहले अगर हम किसी हदीस पर बात करते तो हमें हदीस मिलती कहाँ, डिस्कशन करने के लिए किताबें कहाँ थीं। अब सब कुछ नेट पर डाल दिया, तो इसकी सच्चाइयाँ ज़ाहिर हो रही हैं, और इस्लामी वर्ल्ड में भी बड़ी हलचल है। जो असली इस्लामी ओरिजिनल वर्ल्ड है सऊदी अरब, वहाँ तब्दीली है। कोई सोच सकता था आज से 10 साल पहले कि जद्दा में कॉन्सर्ट होगा, म्यूजिक कॉन्सर्ट, हंगामे मचे हुए हैं। तो तब्दीली आ रही है। उन्होंने हदीसों को कि ये 200 सवा 200 साल बाद लिखी गई हैं, इनकी ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं है। सीरा 200 साल बाद लिखी गई है, इसकी ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं है, इनको रद्द कर दिया है, और कुरान की आयतों पर भी बात कर रहे हैं। ये दिन आने ही चाहिए, अच्छी बात है, मगर इस काम को करने के लिए पाकिस्तान आखिरी जगह हो गई, ऐसा मुझे लगता है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यहाँ सबसे आखिरी लड़ाई इस बात की होगी कि असली मुसलमान हम हैं। तुफैल जी, हमारे यहाँ एक मुस्लिम स्कॉलर थे, गुलाम अहमद परवेज। जी उन्होंने आज से शायद 60-70 साल पहले किताब लिखी थी मकामे हदीस। जी जी, तो कादियानी साहब। नहीं नहीं, कादियानी नहीं, गुलाम अहमद परवेज वो और थे। गुलाम अहमद जो थे, वो उनकी तो डेथ हो गई थी 1908 में। जी ये जो है गुलाम अहमद परवेज, इनकी डेथ हुई 1985 में। जी जी तो इनको उलमा जो है ना, वो कहते हैं मुनकरे हदीस, के ही डिनाइड द वैलिडिटी ऑफ हदीस। और उन्होंने किताब लिखी थी मकामे हदीस, जिसमें उन्होंने एक तनकीदी जायजा लिया था हदीस की जो बुक्स हैं उनकी कलेक्शन का। तो बहरहाल वो तो अपने आप को जाहिर है कि मुनकरे हदीस नहीं कहते थे, लेकिन उनके जो मुखालफीन हैं वो उनको मुनकरे हदीस ही कहते थे। अच्छा सर, हम कश्मीर पे अगर थोड़ी सी बात कर लें, जी। तो आप क्या समझते हैं कि कश्मीर के मसले का क्या हल है? कश्मीर के मसले का, कश्मीर मसला ही नहीं है साहब। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। इसको जो वापस छुड़ाएगा हिंदुस्तान आज नहीं कल, क्योंकि सारी बात इस पर है, दमदरूद इस पर होता है कि पैसा कितना है। पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब है, और मुझे लगता है कि अगर बहुत सावधानी से आप सब लोग नहीं चले तो चीन कब्जा कर लेगा, कब्जा कर लेगा। बुरा हाल है। और है क्या कि पॉलिटिशियंस और सारे लोग हिंदुस्तान के भी बहुत ख़राब हैं। ये कोई यहाँ भले आदमी है ऐसा नहीं है, मगर एक एक ताज़ा हवा आई है मोदी साहब की शक्ल में। अदरवाइज आप समझ लें कि जो नेशनल हेराल्ड का केस है जिसमें सोनिया गांधी उनका बेटा धरा धरा जा रहा है, कुछ लाख रुपए की एक कंपनी 1000 करोड़ की कंपनी को टेक ओवर कर लेती है और सब उसको बेच खाती है और सारे मॉल बना देती है। मार क्या कर रखा है। अब वो हंगामे हो रहे हैं और धूम चल रहे हैं। तो ऐसे ही कि हर जनरल रिटायर होगा उसको ज़मीनें दी जाएंगी, प्रॉपर्टी दी जाएगी। आखिर आम आदमी जो सिंध में गरीब किसान बैठा है, बलूचिस्तान में जिसके पास पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसके खेत प्यासे हैं, उसके लिए कोई रोएगा कि नहीं, उसकी कोई तकलीफ महसूस करेगा कि नहीं। सबका हक बराबर होना चाहिए। जमहूरियत है हमारी, डेमोक्रेसी है हमारी। तो डेमोक्रेसी में लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तो हंगामे होंगे।
उन हंगामों को रोकने के लिए कश्मीर का ख्वाब दिखाया जाता है। नहीं तो कैसे दावा बनता है, कौन सा दावा है, कोई तरीका? जिस जिस राजा ने, जिसकी वो प्रॉपर्टी थी, उसने हिंदुस्तान में उसको विलय किया है, मिलाया है, उसने कागज पे मिलाया है। कोई मैं आज कहने लगूं कि जो सिंध के रजवाड़े हैं वो हिंदुस्तान में आने चाहिए, आखिर थर पार कर हिंदू बहुल एरिया था, लाहौर हिंदू मेजोरिटी का शहर था, तो आज मैं दावा करने लगूं कि लाहौर हमें मिलना चाहिए, इसका क्या मतलब है? तुफैल जी, इस तरह तो फिर जूनागढ़ ने भी एक्सेशन की थी पाकिस्तान के साथ, तो फिर जूनागढ़, जूनागढ़ क्यों ना मिला पाकिस्तान को? आप मैं बताता हूं, उसके सिलसिले में बताता हूं। जूनागढ़ में जो वहां की पब्लिक थी, उन्होंने वोट डाले हैं हिंदुस्तान में मिलने के लिए। नवाब साहब तो भाग गए थे अपने कुत्तों को लेके, अपनी बीवियों को यहीं छोड़ के। तो जूनागढ़ के साथ में भी ये था कि वहाँ की पब्लिक, पाकिस्तान की या कश्मीर की पब्लिक, प्लेबिसाइट होने की बात है ना, तो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर और हिंदुस्तान वाला कश्मीर, ये दोनों से फौजें बाहर जाएं और उसके बाद प्लेबिसाइट हो। पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि जो हिंदुस्तान के पास है कश्मीर, उसमें प्लेबिसाइट होना, नहीं, प्लेबिसाइट सारे में होना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और ऊपर की जो टेरिटरी है, ये क्या नाम, स्कर्दू वगैरह, ये सब में प्लेबिसाइट होना है। गिलगित बल्तिस्तान भी? हाँ, गिलगित बाल्टिस्तान, इन सब में प्लेबिसाइट होना है और यहाँ से फौजें हटनी है। तो वो कभी होने नहीं देती। वो पाकिस्तान की तरफ से लोग ये कहते हैं कि कश्मीर घाटी में होना है, दैट्स रॉन्ग, वैली में नहीं होना है, सब कुछ सारा इलाका है, और इसमें बड़े पैमाने पर वो इलाका है, स्कर्दू वाला ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, कश्मीर में भी बड़गाम का इलाका है, और हैं जो शिया मेजोरिटी के इलाके हैं, जो 100% पाकिस्तान के साथ नहीं मिलने वाले। वैसे पाकिस्तान बनाने की मुहिम में सबसे आगे आ गए शिया और अहमदिये थे, मगर उन्होंने पाकिस्तान का जो जायका था वो चख लिया, अब उनकी समझ में आ गया है, तो इसलिए वो नहीं जाने वाले। तो ये बातें कही जा रही हैं, ये हो नहीं पाएगा, और आज नहीं कल इस पर कुछ ना कुछ सख्ती बरती जाएगी, क्योंकि दुनिया अब सिमट रही है, और दुनिया अच्छाइयों की तरफ जानी है तो आपको खराबियों की तरफ से अपने आप को दामन बचाना होगा, कड़वाटें छोड़नी होंगी। और मिलता क्या है? पाकिस्तान कि कुछ लोगों का ये दावा कि कश्मीर हमें मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? और मिलकर क्या कर लेंगे? जो कश्मीर कब्जे में है, वहाँ क्या हालत है? वहाँ के लोग सुकून से हैं, चैन से हैं, फौज नहीं गोली चला रही वहाँ। ये तो सख्तियाँ, मतलब चूंकि उस प्यासे किसान के खेत तक पानी न पहुंच जाए, उसका पानी पंजाब में रोक लिया गया है। सिंध के किसान, वो जो गधे को लेकर घूम रहा है, किसी तरह से अपनी कोई जिंदगी जी ले, उसके पास कोई अच्छी जिंदगी ना आ जाए, तो उसकी आंखों में ये अच्छी जिंदगी के सपने की जगह कश्मीर का सपना बोया जाता है। तो आपने कहा कि इधर जो कश्मीर है उसमें गोलियां चल रही हैं, ये कब की बात आप कर रहे हैं, कब गोलियां चली? परसों तरसों के मैंने देखे हैं, हम्म परसों तरसों, 2-3 दिन 4 दिन पहले की चीजें हैं, इंटरनेशनल न्यूज में सब आता है। हम्म देखिए, सीधी सी बात है, आप आज के जमाने में किसी को रोक नहीं सकते। पिक्चरें देखते हैं लोग, टीवी चैनल देखते हैं, तो अब उनको कोई चीज नहीं मिल रही, वो देख रहे हैं कि लाहौर में है और यहां पर नहीं है, तो फिर परेशान होंगे। अब उसमें सख्तियां बरती जाती हैं, तो ये तो नॉर्मल है, हिंदुस्तान में भी है ये, ऐसा नहीं, मैं कि ये नहीं कह रहा। बाकी जो दिल्ली की जिंदगी है, वो बिहार का एक आम किसान गांव का, उसकी जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं है, इतनी बेहतर नहीं है, तो बेचैनी तो होगी, पिक्चर तो देखता ही है तो समझ सकता है। अच्छा तुफैल जी, आजकल एक फिल्म का बहुत चर्चा है जिसपे बड़ी कंट्रोवर्सी भी है, कश्मीर फाइल्स। जी, तो उस पे फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा कि जी इससे कम्युनल टेंशन बढ़ेगी, क्या आपकी क्या टेक है उस पे? देखिए, तारीख को छिपाने से क्या होगा? पाकिस्तान बनाने की जो मुहिम थी, तहरीक थी, उसमें जो सबसे जहरीली मुहिम है वो डायरेक्ट एक्शन डे है, 14 अगस्त 1946 का, जिसमें एक दिन के कलकत्ता के दंगे में 10,000 लोग मार दिए गए। 14 थी या 16 अगस्त थी शायद? 16 अगस्त, सॉरी माफ कीजिएगा, गलत क्या गया, 16 अगस्त। तो अब आज उसको कहा जाए कि इसे छिपाया जाएगा, ये बातें लोगों की जानकारी में अब हैं, पहले नहीं थी। बंग बंधु मुजीबुर रहमान इसके बेसिक बुनियादी लोगों में से ये करने वाले में, शहीद सुहरावर्दी जो थे उनके दाएं हाथ थे ये।
अब जो इस वक्त बांग्लादेश के हिंदुओं के तारनहार बनते हैं उनके बीटीआर वो, मगर मुजीबुर रहमान बेसिकली ऐसे आदमी थे। तो तारीख मिटाने से कैसे होगा? कश्मीर की जो वैली है इसमें 80 फैमिली हैं कुल, जिन्होंने सब कुछ अपने हाथ में रखा हुआ है। जितना भयानक शेख अब्दुल्ला की फैमिली कश्मीर में घोर कम्युनल है, बहुत बुरी कम्युनल फैमिली है। जम्मू में आकर वो नेशनलिस्ट बन जाते हैं और दिल्ली में आकर वो सेकुलर बन जाते हैं। परले सिरे के झूठे हैं। एक मामूली मुदर्रिस का बेटा इतना कहां से ले आया, कैसे बन गया? तो अब ये अच्छा जो कुछ तारीख गुजरी है, जो हुआ है, उस पिक्चर को देखिए, उसके एक एक घटना जितनी उसमें वाकयात दिखाए हैं, उन सारे वाकयात को सेकंड करने के लिए दसों बीसों एविडेंसेस हैं। सब कुछ ओरिजिनल है। ऐसी कोई घर छोड़ता है? ऐसी किसी का जी आता है? जो लोगों के साथ गुजरा है तो कम्युनल फीलिंग कैसे आएंगी? जिन्होंने किया है उनकी तारीख सामने आ रही है। अच्छा तुफैल जी, पाकिस्तान में बाबरी मस्जिद का भी बहुत तस्करा होता है कि इंडिया में माइनॉरिटी राइट्स को जिस तरह वायलेट किया जाता है, उसकी एक मिसाल बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन है। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? मुझे आपको 2-3 मिनट देने जी होंगे, तफसील से बात करना चाहूंगा। प्लीज। बाबरी मस्जिद, बाबर ने राम जन्मभूमि पर मंदिर था, उसको तोड़ा। बाबर नामे में वो पर्टिकुलर पेजेस, कुछ पन्ने गायब हैं, ठीक है। काशी विश्वनाथ का मंदिर, मथुरा का, ये तो औरंगजेब के अपने डॉक्यूमेंट्स में है और कोई नई चीज नहीं है। मंदिर तोड़ना, चर्चेस तोड़ना, ये इस्लामी प्रैक्टिस है, हमेशा से रही है, कोई नई बात नहीं है। बामियान के बुत तोड़े थे कि नहीं? वो पहले भी टूटे हुए थे, कोई नए बुत नहीं तोड़े। तालिबान ने पहले भी टूटे हुए। ये हुआ 47 के बाद, जब तकसीम हो गई, उसके बाद वहां मंदिर में मूर्तियां रखी गई। इसका मुकदमा चलता रहा 47 से कितने साल, पूरी आधी सदी गुजर गई, मुकदमा चलता रहा। और जो मुकदमा लड़ रहे थे हिंदू फेवर के लोग, वो मुसलमानों को, जो मुसलमान लड़ रहे थे, उन्हें साथ लेकर जाते थे, उनका ख्याल रखते थे। ऐसे अहमक हैं हिंदू, ये माइनॉरिटी को तंग करेंगे। उसके बाद ये सारा काम करने के बाद, जब बाबरी मस्जिद, विश्व हिंदू परिषद है यहाँ, उसने एक कमेटी बनाई और उसने डिक्लेयर किया कि हम कारसेवा करेंगे। जो जैसे आपका ये फ्रेम है पूरा, ऐसे समझ लीजिए फ्रेम, इसमें ये वाला हिस्सा जिसमें आप बैठे हैं बाबरी मस्जिद है, ये वाला हिस्सा इसके अलावा है। तो विश्व हिंदू परिषद ने ये एरिया खरीद लिया, कारसेवा यहाँ करनी थी, डिक्लेयर था, कोर्ट में ले गए। अच्छा, उससे पहले हुआ क्या कि चंद्रशेखर साहब की सरकार आ गई। चंद्रशेखर साहब ने इस मामले को सुलझाने के लिए कमेटी बना दी, एक एडिशनल सेक्रेटरी का इंचार्ज बनाया। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वाले बुलाए गए, विश्व हिंदू परिषद के, राम जन्मभूमि कमेटी के लोग बुलाए गए। दोनों से कहा आप अपने अपने दावे दीजिए। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने 52 पन्ने दिए, इन्होंने कोई टन भर के, 2-2.5 टन कागजात दे दिए दुनिया भर के इसमें। इसके बाद उन दोनों की फोटोकॉपी करा के एक दूसरे को सौंप दी गई कि भाई जवाब दावा दीजिए, इनका जवाब दीजिए। बाबरी एक्शन कमेटी के जो 52 पन्ने थे, उसमें से 10 पन्ने और विश्व हिंदू परिषद ने अपने फेवर में लगा दिए कि ये हमारी बात कह रहे हैं कि हमारी है। यहाँ पर कम्युनिस्ट लीडरशिप है, वो उन लोगों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया, जो हिस्टोरियंस हैं, जावेद फलाने ढमाके इंडिपेंडेंट लोगों ने, कि पहले ये साबित हो कि राम जन्मभूमि यही है और यहीं वो डिलीवरी हुई थी और यहीं उनकी वो सौरगाह बनी थी, वगैरह वगैरह, इस किस्म की बेहुदा बातें फैलाई। सरकार गिर गई तो वो तब तक ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो सारे एरिया को, लैंड को अपने हाथ में ले चुकी थी। इन्होंने, विश्व हिंदू परिषद ने जो डेट डिक्लेयर थी, उस पर कहा कि हमको हमारी वाली जमीन में, जो कह रहा हूं ये वाला हिस्सा जिसमें मैं बैठा हूं, ये समझिए, इसमें हमारी खरीदी जमीन है, वो हमें लौटा दीजिए, हम यहां कर लेंगे। कोर्ट ने परसों डिक्लेयर होनी है, परसों डेट आ गई है, वहां 2 लाख लोग इकट्ठे हो चुके हैं और कोर्ट ने तो 15 दिन की तारीख दे दी कि 15 दिन बाद सुनेंगे। अब विश्व हिंदू परिषद गई फंस कि वहां 2 लाख लोग इकट्ठे करें क्या। तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए फेस सेविंग एक्सरसाइज की कि वहां लोगों की कतारें बनाई
और कहा कि सरयू तक नदी तक जाएंगे और रेत और पानी लेके आएंगे और यहाँ इस जगह पे डालेंगे। तादाद इतनी थी कि लोग चले गए, लौट आए, वहां की पब्लिक हिली भी नहीं। इन्होंने फिर कहा कि आप फिर दोबारा इसमें लग जाइए, लोग एकदम से भड़क उठे। पुलिस, सारी फोर्सेस, दिल्ली यूपी में सरकार थी कल्याण सिंह साहब की, बीजेपी की, उन्होंने कहा मैं गोली नहीं चलने दूंगा। एकदम से हंगामा मच गया, कोई तैयारी नहीं थी। जो बैरिकेड्स थी वो उखाड़ी लोगों ने, और उनको जैसे हुल मारते थे पहले किले तोड़ने के लिए, दरवाजे फाटक तोड़ने के लिए, उस तरह से दीवार मारी, वो खप्पट एक टूट के गिरा, एकदम से रास्ता मिल गया, लोग टूट पड़े। वहां कोई भी शख्स इसको विश्व हिंदू परिषद नहीं चाहती थी, बीजेपी नहीं चाहती थी। आडवाणी साहब का तो स्टेटमेंट है, जो इस मुहिम को लीड कर रहे थे, वो दिल्ली लौटे हैं और उन्होंने नेता जो इसमें राज्यसभा में थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन है। कोई आदमी इसके फेवर में नहीं था। ये बेसिकली कोर्ट की अबदारी थी, सीधी सी बात। जब उनकी खरीदी जमीन है, उनको दे दो, वो कर रहे हैं, कोई हंगामा नहीं है। बाबरी मस्जिद की तरफ कोई नहीं जा रहा। आपने अननेसेसरी लोगों के जो एक भाव बन रही थी, वो तेजी से वो दबाने की कोशिश की, ढक्कन वो एकदम से उठ गया। कोई इंटेंशन नहीं थी। और मगर एक बात आपसे अर्ज करूं शकील साहब, जो चीज जहां खोई जाती है वहीं मिलती है। ये बाबरी मस्जिद तलवार की धार से बनी थी, हजारों लाखों लोग मारे गए थे तब बनी थी। इसमें कत्ल नहीं हुए मगर ताकत तो लगी। इस ऐसी किसी प्रॉब्लम का हल क्या है? जबरदस्ती कोई दंगा उधम, जिसे आपकी वहां की जबान में कहते हैं फड्डा क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका इलाज क्या करें? बाबरी मस्जिद बेसिकली बाबर की चीज नहीं है, हिंदुओं की जगह थी। और एक नहीं, काशी विश्वनाथ का मंदिर, उसके तो डॉक्यूमेंट हैं। कोई भी देख के कह देगा कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है, बिल्डिंग अलग से पता लगती है। अब उस पर भी हंगामा हो रहा है। और कल्याण सिंह का ताल्लुक किस पार्टी से था? वाज ही फ्रॉम द बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी, उनका तो कहना था कि हम गोली नहीं चलने देंगे। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी तो हुआ था ना इस जगह का? वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, उसमें 12 देवता यानी इस्लामियों के हिसाब से सुअर की मूर्ति निकली, 84 खंबे निकले। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे में साबित हुआ है कि ये मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर बनाया गया है। मंदिर के ऊपर बना, ये हिस्टोरिकल एविडेंस है। अच्छा, और कोर्ट के जरिए हुआ, और किया भी कैसे गया? कोर्ट ने हुक्म दिया इसका कि जो लेबर काम करेगी उसमें आधे मुसलमान होंगे, जो इंजीनियर्स काम करेंगे वो मुसलमान होंगे। सारे लोग इसको, और उनके डॉक्यूमेंटेड सारे एविडेंसेस हैं, सारी वीडियोग्राफी कराई गई है। और एक मुसलमान जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम क्या था? मोहम्मद खान या खान मोहम्मद? के खान। हाँ हाँ, उनकी तो किताब है इस पर, उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, बताया है कि पाकिस्तान में 10-20 मंदिर मस्जिदों में तब्दील कर दिए गए। अब कोई मुसलमान हिंदू बचा ही नहीं वहां आरती करने वाला, पूजा करने वाला, तो मंदिर मस्जिद में बदल गया, कुछ भी हो गया, एक अलग बात है। मगर जबरदस्ती बनाया गया, और वो मांग रहे हैं, और एक आध साल से नहीं, 10, 20, 25, 50 साल से कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तमाशा बना दिया है। इस बात को समझिए कि हिंदुओं के लिए ये चीज, और ये कोई नई चीज नहीं है, ये मुल्ला पार्टी हर जगह करती है। यरूशलेम में नहीं कर रही, वहां भी हंगामे मचा रही कि नहीं? सारी दुनिया में करती है। और कर रहे हैं कि नहीं? तो वो सारा का सारा कुफ्र और ईमान का झगड़ा है, काफिरों के खिलाफ कुछ भी हो। जैसे अली मियां नदवे वाले अरब गए थे, जद्दा में उनकी स्पीच है, वहां उन्होंने कहा है, ये बड़े डिसेंट आदमी समझे जाते थे, उनका स्टेटमेंट है, इस्लाम में गौकशी फर्ज नहीं है, मगर चूंकि इससे काफिरों को तकलीफ पहुंचेगी इसलिए हम मुसलमान गौकशी करते रहेंगे। अब हिस्टोरिकल चीजों को ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या तकलीफ? आप ये इससे क्या चाहते हैं, क्या होगा? लेकिन तुफैल जी, ये भी एक हकीकत है कि सर सैयद अहमद खान ने अपने कॉलेज में गौकशी पर पाबंदी लगा दी थी कि इससे हिंदुओं के जज्बात हर्ट होते हैं। 1857 में जब दिल्ली पर हमला चल रहा है अंग्रेजों का और लड़ाई हो रही है, तो जो बरेली की फौज जनरल बख्त खां वाली, वो गौकशी करने पर आमादा थी।
बहादुर शाह जफर ने हुक्मनामा जारी किया कि तोप के मुंह से बांध के उड़वा दूंगा, क्योंकि हिंदुस्तानी फौजें भी तक जाएंगी, जो मेरठ की फौजें वो तो 1 मिनट में उड़ जाएंगी। वो तो आई इसीलिए कि गए की चर्बी है कारतूसों में, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने सारे अफसर मार दिए अपने। आप उनको बिदका रहे हो, क्या करोगे? जनरल बख्त खां बेसिकली वहां भी था। तो ये तो बहुत बार हुआ है ऐसा। जो समझदार थे, जिन्हें इस बात का एहसास था कि दिल शिकनी करके लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचा के फूल नहीं खिलाए जा सकते। तुफैल जी, कोई फाइनल थॉट्स हों तो दीजिएगा, ताकि फिर हम इसको कंक्लूड करें। मेरी तरफ से साहब पाकिस्तान के दोस्तों को मैं और अपने भाइयों को ये कहना चाहूँगा, आप और हम एक हैं, हम एक धारा के पानी हैं जो ज़रा सी किनारे से काट दी गई है, आगे जाके इसको फिर एक होना है। उन सारे लोगों के खिलाफ खड़े होइए जिन्होंने आपको अपने बुजुर्गों से अलग कर दिया। मैं आरिफ अजाकिया साहब का वो एक सुन रहा था, मोहम्मद बिन कासिम के हमले पर कराची में जलसा होता है, हजारों लाखों लड़कियां वहां से लूट कर ले गया था। किसकी थी वो? कराची में कौन रहता है? आपको अपने बुजुर्गों के साथ नाइंसाफी करने वाला अपना लगता है, और मैं जो बिल्कुल दूर बैठा हूँ जिसका कुछ लेना देना नहीं है, उसको तकलीफ होती है। अपनी जड़ों से जुड़िए, अपने घर को समझिए। ये मट्टी आपकी है, धरती आपकी है, आपकी नाल गड़ी है यहाँ। किसी भी आइडियोलॉजिकल वारफेयर के चक्कर में आकर अपने साथी को, अपने भाई को कोसिए मत, उसके साथ मोहब्बत कीजिए। बहुत अच्छे लोग हैं हम। हमारे बारे में किसी सियासत से कोई हिसाब मत कीजिए, भले लोग हैं, प्यारे लोग हैं। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन ज़हन में आता है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि हिंदुत्व की वजह से जो है ना, हमारी जो टेंशन्स हैं इस वक्त हिंदुत्व की वजह से हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? सन 46 में क्या था? हिंदुत्व था। हम्म 712 ईस्वी में हिंदुत्व था, हम्म गौरी के समय हिंदुत्व था, गजनी के समय हिंदुत्व था। हम्म सारे मंदिरों में इन्होंने गौकशी की। हिंदू गाय को पूजते थे, इसलिए हर जगह लोगों के मुंह में गाय काट काट के डाली। बंदा बहादुर के छोटे से बच्चे को का दिल निकाल के मुंह में डाला। ये जो कुफ्र और ईमान का झगड़ा है, ये इस चश्मे को उतार दीजिए, आपको सब साफ दिखाई देगा, कहीं कुछ नहीं है। मैं हिंदुत्व के बिल्कुल यूट्यूब पर बड़े गरजते बरसते लोगों में हूं, मगर मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं हूं। आखिरी आदमी होऊंगा। ढेरों दोस्त हैं मेरे, खूब आना मिलना जुलना आना जाना है, शायर हैं हम। अपनी बिरादरी में बैठेंगे भाई, बास की ऊंचाई पे उड़ेगा, बया की ऊंचाई पे उड़ेगी, कबूतर की ऊंचाई पे उड़ेगा। तो मैं अपना बास हूं तो बास के साथ ही बैठूंगा, कहाँ जाऊंगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये लोगों को बताया जाता है, गलत बताया जाता है। जी तुफैल जी, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे वक्त दिया। तो आपसे फिर भी बात होती रहेगी। इसी के साथ मैं आपसे और बाकी दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। नमस्कार।